हम लोग आप लोग का वर्णमाला पढ़ रहे थे, तो वर्णमाला में आप लोगों का हो गया है, क्या हो गया है, स्वर वर्ण। स्वर वर्ण में हम लोग बांट चुके हैं, उत्पत्ति उच्चारण मात्रा के आधार पर बांट लिए हैं, जीभ के आधार पर बांट लिए हैं, मुंह के आधार पर बांट लिए हैं, आपका होंठ के आधार पर बांट लिए हैं। उसके बाद आज हम लोग देखेंगे हवा के आधार पर, ठीक है। जब हवा हम जब सांस लेते हैं, नाक और मुंह दोनों से लेते हैं ना, तो उसके आधार पर स्वर वर्ण को कैसे बांटते हैं इसको देखते हैं। तो आप लोग हेडिंग डालना, हेडिंग में क्या डालोगे, श्वास, जब हमारा हवा के आधार पर, हवा के नाक एवं मुंह से क्या करने हैं जी, लेने या हवा के नाक या मुंह से लेने के आधार पर, लेने के आधार पर या छोड़ने के आधार पर, ठीक है। इस प्रकार से हमारा स्वर और कितने प्रकार होता है देखेंगे। तो इस प्रकार हवा एवं नाक के मुंह से अगर के आधार पर हम लोग देखेंगे तो स्वर वर्ण 2 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है, 2 भागों में बटा होता है। वो 2 भाग याद रखना है। पहला भाग याद रखना है आप लोग को मौखिक, मौखिक या इसी को बोल देते हैं हम लोग निरनुनासिक, ठीक है, निरनुनासिक, निरनुनासिक। उसके बाद दूसरा याद रखना आप लोग अनुनासिक, अनुनासिक। क्लियर है। अब देखते हैं इसको हम 2 भागों में बांटे हैं, एक मौखिक या निरनुनासिक, दूसरा क्या है अनुनासिक। तो निरनुनासिक स्वर वर्ण किसे कहते हैं इसको जानते हैं। तो देखो जब हम लोग श्वास लेते हैं तो श्वास लेते हैं तो मुंह और नाक से दोनों से लेते हैं ना, तो ऐसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण से हवा केवल मुख से निकले वो क्या कहलाता है आप लोग का, मौखिक या निरनुनासिक स्वर वर्ण कहलाता है, ठीक है। जैसे कि मैं क्या बोला, देखो ऐसा या ऐसे स्वर वर्ण, ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती हो, केवल हवा केवल मुख से निकलती है, क्या कहलाती है जी, मौखिक या निरनुनासिक कहलाती है। क्लियर है। निरनुनासिक, निरनुनासिक स्वर वर्ण कहलाती है, ठीक है। जैसे कि मान के चलो आ ई, सिंपल इसको बोलते रहे ना भाई, मुंह के साथ से मुंह से निकल रहे हैं ना आ ई, सिंपल। तो जब हम लोग स्वर वर्ण जैसे कुछ स्वर वर्ण को उच्चारण करते हैं तो हमारा जो हवा है मुख से ही निकलती है, ठीक है। जैसे अ बोलते हैं तो मुख से ही निकल रहा है, आ बोल रहे हैं तो मुख से ही निकल रहा है, नाक की जरूरत नहीं पड़ रहा है, ठीक है। और ई भी बोल रहे हैं तो मुख से ही पड़ रहा है। तो जब हवा केवल मुख से निकले क्या कहलाता है, मौखिक या निरनुनासिक स्वर वर्ण। अब आ जाओ अनुनासिक स्वर वर्ण। अनुनासिक स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो अनुनासिक स्वर वर्ण में देखो ऐसे स्वर वर्ण, ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में जी, जिनके उच्चारण में हवा कहाँ से निकलता है, हाँ, हवा मुख और नाक, मुख और नाक दोनों से निकलता है, दोनों से निकलता है, क्या कहलाता है आप लोग का, अनुनासिक, अनुनासिक स्वर वर्ण कहलाता है, स्वर वर्ण कहलाता है। क्लियर इतना, ठीक है। तो जिसमें का कहलाता है, हम लोग किसको कहेंगे, जिसमें चंद्र बिंदु रहे, जो नाक और मुंह दोनों से मिले, आ ई बोलते हैं, नाक के अनुसार बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि चंद्र बिंदु लगा देंगे आ में, ई में भी लगाते, छोटे ई में, ठीक है। चंद्र, जो चंद्र जैसे चांद, आप लोग चांद बोलते हो कि चांद बोलते हो, कोई चांद बोलेगा, चांद नहीं होता, चांद होता है, चांद, चंद, ठीक है, चांद होता है, ऐसा समझ रहे हो ना। इस प्रकार इत्यादि, इसमें बहुत सारे आते हैं इत्यादि, जितना चंद्र बिंदु आता है ना वो समझ लेना, अंक मात्रा जो आता है सभी को समझ लेना, जो नाक और मुंह के सहायता से बोला जाता है क्या कहलाता है आप लोग का, अनुनासिक कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार हम लोग हवा और नाक के मुंह से लेने के आधार पर जान लेते हैं। अब देखते हैं घोषत्व के आधार पर कि मतलब कौन कौन से स्वर वर्ण को जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो कंपन के साथ निकलता है, कौन कौन से स्वर को हम लोग लेते हैं तो हमारे केवल हवा केवल मुख से निकलती है, किसको अल्प प्राण बोलते हैं, कहाँ वहाँ को महाप्राण बोलते हैं। तो आप लोग देख लो, देखो
सबसे पहले याद रखना आप लोग घोषत्व के आधार पर। तो घोषत्व के आधार पर घोषत्व हमेशा दो भागों में बना होता है, ठीक है। घोषत्व दो भागों में, घोषत्व दो भागों में बटा होता है, ठीक है। एक होता है आपका सघोष, सघोष, एक होता है सघोष, एक होता है जी अघोष। इसी सघोष को हम लोग घोष भी बोलते हैं, ठीक है। तो जितने भी स्वर वर्ण का हम लोग उच्चारण करते हैं ना, जितने भी स्वर वर्ण के उच्चारण करते हैं वो सभी स्वर हमारा सघोष कहलाता है, क्योंकि सभी को हमारा जो सघोष मतलब कंपन के साथ निकलता है। घोषत्व का मतलब होता है कंपन, ठीक है। तो ऐसा स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में कंपन के साथ निकलती है, ठीक है, हवा कंपन के साथ निकलती है, क्या कहलाता है आप लोग का सघोष या घोषत्व कहलाता है। इसीलिए हमारा सभी स्वर वर्ण, सभी स्वर वर्ण सघोष ध्वनियाँ कहलाती है। सघोष ध्वनियाँ या वर्ण, सघोष ध्वनियाँ वर्ण कहलाती है, ध्वनियाँ या वर्ण कहलाती है। कौन सा कहलाते सभी? अगर हम लोग पूछ देगा घोषत्व के आधार पर, तो घोषत्व के आधार पर सभी स्वर वर्ण क्या है जी? घोषत्व के आधार पर सभी स्वर वर्ण क्या है? सघोष ध्वनियाँ कहलाती हैं, ठीक है। सभी क्या है आप लोग का? सघोष है। ये हो गया घोषत्व के आधार पर। आप लोग देख लो, आप प्राणत्व के आधार पर देख लो। किसके आधार पर? प्राणत्व। प्राणत्व का मतलब होता है हवा, ठीक है। प्राणत्व के मतलब देख दो, प्राणत्व। तो प्राणत्व को भी हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं, ठीक है। एक होता है अल्प प्राण, अल्प प्राण, और एक होता है महाप्राण, महाप्राण। एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। ऐसा स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में केवल हमारा श्वास जो है ज़्यादा मुख से निकले, मुख से निकले, अल्प प्राण कहलाता है। और सभी स्वर वर्ण अल्प प्राण होता है, ठीक। सभी स्वर वर्ण क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है। क्यों? क्योंकि हवा केवल मुख से ही निकलती है स्वर की उच्चारण करने से। क्लियर है? तो सभी स्वर वर्ण क्या है जी? अल्प प्राण है, अल्प प्राण है। सभी स्वर वर्ण क्या है? अल्प प्राण है, ठीक है। अब समझे प्राणत्व के आधार पर स्वर क्या है? तो प्राणत्व के आधार पर सभी स्वर हमारा अल्प प्राण स्वर है, ठीक। और पूछ देगा घोषत्व के आधार पर स्वर क्या कहलाती है? तो घोषत्व के आधार पर सभी स्वर सघोष ध्वनियाँ या वर्ण कहलाती है। क्लियर? पूछ देगा आप लोग को निरुनासिक, निरुनासिक स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो ऐसा स्वर वर्ण जिसके मतलब हवा, जिसके उच्चारण में हवा जी हमारे किससे निकले? मुंह से निकले, क्या कहलाता है? निरुनासिक या मौखिक कहलाता है। जैसे कि अ, आ, ई, उ, ये सभी। उसके बाद अनुनासिक बोल देगा तो ऐसा स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से निकले, क्या कहलाता है आप लोग का? अनुनासिक स्वर वर्ण कहलाता है। आ, चंद्र बिंदु लगा है, आ, ई, उ, इस पर चंद्र बिंदु लग जाए। ऊंचा, ऊंचा बोलते हैं उसको, ऊंचा नहीं बोलते, ऊंचा। ये ऊंचा, ऊ नाक से, ऊंट, ऊंट बोलते हैं, ऊंट, ऊंट नहीं बोलते, ऊंट। नाक में भी उसको स्पर्श कराना है, तो वही अनुनासिक मतलब, ठीक है, वही अनुनासिक स्वर वर्ण है। हो गया क्लियर? इस प्रकार ये हो गया आप लोग का स्वर वर्ण पूरा खत्म। आप लोग को किसी प्रकार कुछ डाउट रहेगा कमेंट करना और मुझे पूछना, ठीक। अब देखते हैं व्यंजन वर्ण को। आप हम लोग बांटते हैं, क्या पढ़ेंगे? व्यंजन वर्ण, ठीक है। व्यंजन वर्ण, चलो स्टार्ट करते हैं व्यंजन वर्ण, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग पिछले क्लास में आप लोग का स्वर वर्ण को पूरा कंप्लीट कर लिए थे। आज स्टार्ट करना है व्यंजन वर्ण। हम लोग वर्ण को मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण को पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं व्यंजन वर्ण। आप लोग को बांटे थे, तीन भाग में बांट के बताया था, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, अयोगवाह, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से पूछे कि एग्जाम में वर्णों को मतलब या वर्ण या अक्षर को कितने रूप में बांटा जाता है, तब लेना आप लोग दो, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, बस इतना ही लेना। अयोगवाह को आप लोग हम लोग बाद में हटाए हैं, तब जाकर को अलग अंग और अह हटाया तो अयोगवाह हुआ है। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दो भागों में बांटे, जिसमें का स्वर वर्ण आप लोग का कंप्लीट हो गया है। आज पढ़ने वाले हम लोग व्यंजन वर्ण। चलो हेडिंग डालो आज आप लोग व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण। ये
व्यंजन वर्ण सुनने या जानने से पहले हमें ये समझना हो जाता है, इसका परिभाषा समझना जरूरी हो जाता है कि व्यंजन वर्ण होता क्या है, परिभाषा में इसको कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा मतलब देखो ऐसा वर्ण है ना जो स्वर वर्ण के सहायता से बोला जाता है। स्वर वर्ण के सहायता से बोले जाने वाला वर्ण क्या कहलाएगा? व्यंजन वर्ण कहलाएगा। बिना स्वर वर्ण के सहायता से व्यंजन वर्ण नहीं बनता और नहीं बोल सकते। जैसे कि क लास्ट में अ जुड़ रहे हैं ना भाई, ख लास्ट में आ रहा है ना, तो बिना स्वर वर्ण के हम लोग नहीं बोल सकते। स्वर वर्ण के सहायता से बोले जाने वाला वर्ण क्या कहलाता है? व्यंजन वर्ण कहलाता है। ठीक है, लिखना ऐसा स्वर वर्ण, ऐसा और नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, स्वर वर्ण के सहायता, स्वर वर्ण के सहायता से बोले जाने वाला या उच्चारण किया जाने वाला, बोले जाने वाला वर्ण या उच्चारण किए जाने वाला भी लिख सकते हो। तो ऐसा वर्ण, ठीक है, स्वर वर्ण के सहायता से बोले जाने वाला वर्ण क्या कहलाता है? व्यंजन वर्ण कहलाता है। व्यंजन वर्ण होता है या कहलाता है या कहते हैं, आप लोग की मर्जी। ठीक है, ऐसा वर्ण जो स्वर वर्ण के सहायता से बोला जाता है क्या कहलाता है जी? व्यंजन वर्ण कहलाता है। ठीक है, कुल व्यंजन वर्ण की संख्या आप लोग लिखना। ठीक है, क्या लिखोगे? कुल व्यंजन वर्ण की संख्या, कुल व्यंजन वर्णों की संख्या। हमारे हिंदी भाषा में कुल व्यंजन वर्णों की संख्या 39 होती है या है। क्लियर है? व्यंजन वर्ण को देखो, स्वर वर्ण के सहायता से बोले जाने वाला वर्ण क्या कहलाता है? व्यंजन वर्ण कहलाता है। और हिंदी भाषा में कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 39 होती है। तो देखो 39 क्या क्या होते हैं ये जानना है हमें। ठीक है, कितना होता है जी टोटल? 39 व्यंजन वर्ण होता है। तो 39 क्या क्या होता है ये देखो। तो 39 हमारे जो ये 39 है ना, 39 को हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं, समझना। ठीक है, एक 35 को दो भाग में और करेंगे, 33 और +2। समझ मिला इतना? उसके बाद याद रखना है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन अलग से, इसकी संख्या रहेगा 4। ठीक है, ये 35 और 4 कितना हो गया? 39। इसी जो बाकी जो 4 है ना, 4 व्यंजन जो उधर अलग है उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब देखो ये जो इतना टोटल संख्या है ना 35, तो हमारा जो 39 है, 39 व्यंजन वर्ण को दो भागों में बांटेंगे। 39 व्यंजन वर्ण को दो भागों में। ठीक है, तो दो भाग क्या है? पहला मूल स्वर मतलब मूल व्यंजन। ठीक है, मूल व्यंजन 35 और संयुक्त व्यंजन 4। समझ मिला? मूल व्यंजन की संख्या 35 और संयुक्त व्यंजन की संख्या 4। तो मूल व्यंजन में 33 भी है ना, याद रखना। अगर मूल व्यंजन में 33 है, 2 को हटा देंगे, 2 को द्विगुण बोलते हैं, 2 को हटा दिए तो कितना बच जाएगा? 33। अगर कहीं पर ऑप्शन में 35 नहीं रहा, 33 रहा तो आंसर लेना है 33, और 35 आंसर रहा तो केवल 35। ठीक है, ये तो इस प्रकार मूल व्यंजन वर्ण और संयुक्त व्यंजन वर्ण में बटा रहता है। तो ये 35 जो है, ठीक है, तो 35 क्या क्या है देखो। सबसे पहले हमारा मूल व्यंजन। ठीक है जी, तो मूल व्यंजन में सबसे पहले देखना स्पर्श व्यंजन। अब इस मूल व्यंजन जो 35 मूल व्यंजन है ना, उस 35 मूल व्यंजन को क्या क्या सब बांटते हैं इसको देखो। पहला याद रखना स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25। ठीक है, दूसरा याद रखना है स्पर्श व्यंजन के बाद आपको याद रखना है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या होता है 4। 25 और 4 कितना हो गया? 29। उसके बाद तीसरा में याद रखना है अंतस्थ के बाद ऊष्म, इसी को बोल देते हैं संघर्षी। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, इसकी भी संख्या होती है 4। तो 25 4 29, 29 4 33, तो 33 में और 2 बच गया है। तो चौथा में लिख लो उसको द्विगुण या उच्छिप्त।
उच्छिप्त व्यंजन। ठीक है, पहले द्विगुण कहा जाता था इसको, ठीक है, द्विगुण कहा जाता था, फिर द्विगुण से नाम परिवर्तन करके उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। तो इसका नाम परिवर्तन किसने किया है? हरदेव बाहरी जी ने। हरदेव एक साहित्यकार है, हिंदी के साहित्यकार डॉक्टर हरदेव बाहरी ने द्विगुण को क्या कहा है? उच्छिप्त व्यंजन कहा है। बताऊंगा अभी इसको मैं विस्तार करूंगा। तो ये हो गया। तो स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, उसमें संघर्षी व्यंजन 4, द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन की संख्या 2। इस प्रकार टोटल 35 आप लोग का मूल व्यंजन वर्ण कहलाता है। पूछेगा मूल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो क्या बोलोगे? 35। अगर द्विगुण में नहीं रहा तो कितना बोलोगे? 33। ठीक है, इतना। फिर अगर संयुक्त व्यंजन की संख्या कितना है? 4। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। तो संयुक्त व्यंजन 4 क्या क्या है देखो तो? आक्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये चारों को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, जो कि 2 अलग अलग व्यंजन वर्णों से मिलकर बना होता है, संयुक्त व्यंजन कहलाता है। ठीक है, इसको मूल व्यंजन में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, पूछेगा वो हमारे पास टोटल कितने व्यंजन वर्ण हैं? 39। 39 को 2 भागों में बांटा गया, एक मूल व्यंजन और एक संयुक्त व्यंजन। तो मूल व्यंजन की संख्या कितना है जी? 35। उसको 2 भाग में और बांट दिया, 33 + 2, तो 33। टोटल देखो कितना है इधर, इसमें का स्पर्श व्यंजन की संख्या 25, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4, उसमें संघर्षी व्यंजन की संख्या 4, द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन की संख्या 2, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4। अब देखते हैं वो 25 क्या क्या है, अंतस्थ व्यंजन क्या क्या है, उसमें संघर्षी व्यंजन क्या है, द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन क्या है, उसको देखना है हमें। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग स्पर्श व्यंजन, फिर उसके बाद अंतस्थ देखेंगे, फिर उसमें संघर्षी, चलो देखो पहले देखना है आप लोग को स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना है जी? 25। अब देखो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना है? 25। अब इस सबसे पहले जानने वाली बात यह है कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा व्यंजन वर्ण, ठीक, ऐसा व्यंजन वर्ण जो तालु, जीभा, दांत, मुंह, होंठ सभी को एक साथ स्पर्श करके बोले जाने वाला वर्ण स्पर्श व्यंजन वर्ण कहलाता है, जिसका संख्या कितना है जी? 25। क्लियर है? सुना क्या बोला मैं? देखो ऐसे व्यंजन वर्ण जो तालु, जीभ, होंठ, मुंह सभी के स्पर्श के साथ, सभी के स्पर्श के सहायता से बोले जाने वाला वर्ण स्पर्श व्यंजन वर्ण कहलाता है। स्पर्श व्यंजन वर्ण कहलाता है। क्लियर है सबको? कहलाता है। इसकी संख्या कितनी होती है जी? जिसकी संख्या 25 होती है। जिसकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। इसको वर्गीय व्यंजन वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे वर्गीय व्यंजन वर्ण भी कहते हैं। वर्गीय व्यंजन वर्ण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको 5 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 5। देखो 5 वर्ग क्या क्या है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन की स्पर्श व्यंजन संख्या कितने है? 25। तो इसको कितने वर्ग में बांटेगा? 5 के वर्ग में। इसको 5 वर्ग में बांटा है। ठीक है, 1 समझना ना, 1 2 3 4 5। अब देखो क्या क्या वर्ग को बांटा गया है। सबसे पहले याद रखना है क वर्ग 1, दूसरा याद रखना है च वर्ग, फिर तीसरा याद रखना है ट वर्ग, ट वर्ग के बाद रखना है त वर्ग, त वर्ग के बाद याद रखना है प वर्ग।
इस प्रकार इसको 5 वर्गों में बांटा गया है, इसलिए क्या कहा जाता है, वर्गीय व्यंजन वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, अब वो 5 व्यंजन क्या क्या है देखो, 5 क्या क्या है देखो। चलो, क वर्ग में याद रखना है सबसे पहली वर्ग का पहला वर्ण, ये पहला वर्ण है, दूसरा वर्ण है, तीसरा वर्ण है, चौथा है, पांचवा वर्ण। ठीक है, तो क वर्ग का पहला वर्ण हो जाएगा क, दूसरा वर्ण हो जाएगा ख, तीसरा वर्ण ग, घ, पांचवा हो जाएगा अंग। समझ मिला? क वर्ग के अंतर्गत आने वाले प्रथम वर्ण क्या है, ख, मतलब क, दूसरा ख, ग, घ, अंग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क वर्ग बोलते हैं। क्लियर है? क वर्ग बोलते हैं। और अंग के बाद अब क्या आता है जी, च, तो अब हमको दूसरा आ जाएगा आप लोग का च वर्ग। तो च वर्ग में देखो पहला वर्ण क्या है, च, दूसरा क्या है, छ, तीसरा क्या आ जाएगा, ज, तीसरा आ जाएगा झ, पांचवा आ जाएगा इया। क्लियर है इतना? उसके बाद निया खत्म होता है तो क्या जाता है, ट आता है। अब तीसरा हो जाएगा आपका ट वर्ग। ट वर्ग में क्या आ जाएगा, ट, ठ, ड, ढ, अण। इसी ट वर्ग के ड और ढ में दोनों के में नीचे में बिंदु लगा देते हैं तो यही द्विगुण बन जाता है। ठीक है, जो बताया था ना। खैर, फिर उसके बाद याद रखना है आप लोग को त वर्ग। त वर्ग अण के बाद आता है त, फिर त, थ, फिर क्या हो जाएगा जी, द, ध, न। ठीक है, त वर्ग में त, थ, द, ध, न। उसके बाद याद रखना है प वर्ग। प वर्ग में देखो पहला वर्ण क्या, प, दूसरा फ, तीसरा ब, फिर भ, लास्ट में म। इस प्रकार टोटल आप लोग संख्या गिनती करके देख सकते हो कितना है जी, 25, 5 5 25, 25 है ना, वर्ग में जो बटा हुआ है, इसीलिए इसको वर्गीय व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्लियर है? अब देखो क वर्ग को किसके सहायता से बोला जाता है, च वर्ग को किसके सहायता से बोला जाता है, इन सभी वर्गों को किस किस अंक के सहायता से बोला जाता है, उसी अंक के अनुसार इसको अलग से और नाम दिया गया है। क्लियर है? देखो सबसे पहले आप लोग का क वर्ग को देखो, क वर्ग को पहले देखना है। तो क वर्ग को कंठव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, कंठव्य कहा जाता है, कंठव्य। ठीक है, कंठव्य। तो बताओ कंठव्य वर्ग में कितने संख्या, कितने वर्ण है, 5 वर्ण है। उसको कौन से वर्ग का नाम जाना जाता है, क वर्ग। क वर्ग को कंठव्य वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कंठव्य वर्ण भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसे कंठ के सहायता से बोला जाता है। बिना कंठ के सहायता से इसको हम नहीं बोल सकते। दिमाग लगाओ, क, ख, ग, घ आ रहा है ना, सब में अंग, सब में कंठ के सहायता से बोल रहे हैं। बिना कंठ के सहायता से बोल के देखो नहीं बोल पाओगे, इसीलिए इसको कंठव्य बोला जाता है। क वर्ग को क्या बोला जाता है, कंठव्य। क्यों? क्योंकि इसको कंठ के सहायता से बोला जाता है। क्लियर है? दूसरी बात याद रखना, च वर्ग। च वर्ग को हम लोग तालु बोला जाता है, तालव्य। तालव्य क्यों? क्योंकि जीभ के ऊपर अपना तालु है, बिना तालु के सहायता से इसको हम लोग नहीं बोल सकते, इसीलिए तालु के सहायता से बोला जाता है। इसलिए क्या कहलाता है, ये तालव्य कहलाता है। च वर्ग को तालव्य के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग किसके सहायता से बोलते हैं जी, किसके सहायता से बोलते हैं, तालु के सहायता से बोलते हैं। ठीक है, इसलिए तालव्य वर्ण कहलाता है। तालव्य वर्ण कौन से वर्ग को कहा जाता है, च वर्ग को। उसके बाद याद रखना ट वर्ग। ट वर्ग को, ठीक है, ट वर्ग को हम लोग किसके सहायता से बोलते हैं, देखो मूर्धा। मूर्धा अर्थात जब हमारे जीभ मुड़ जाता है ना, उसको मूर्धा कहते हैं। इसमें ओंठ, जीभ, मतलब इसे कहते हैं दांत, जीभ, होंठ, मुंह और हमारा जो जीभ मुड़ जाता है उसको मूर्धा कहते हैं। इसीलिए इसको मूर्धन के नाम से भी जाना जाता है। देखो ट, ठ, ड, ढ, मुड़ है ना जीभ, इसलिए मूर्धा कहा जाता है। तो ट वर्ग को मूर्धा या मूर्धन्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, ट वर्ग को क्या कहा जाता है, मूर्धन्य वर्ण भी कहा जाता है, मूर्धन्य। क्लियर है इतना? ठीक है, उसके बाद आते हैं त वर्ग। त वर्ग को हम लोग कहते हैं दंतव्य। देख लो आप लोग, जीभ को बिना दांत में सटाए आप लोग नहीं बोल सकते त वर्ग को। त वर्ग, त तलवार के त आ रहा है ना, दांत में आ रहा है, थ दांत में आ रहा है, जीभ का दांत।
फिर द सब दांत में आ रहा है, तो अतः ध भी न भी, त वर्ग को हम लोग दांत के सहायता से बोलते हैं, इसलिए क्या कहलाता है आप लोगों का? दंतव्य कहलाता है। क्या कहलाता है जी? दंतव्य कहलाता है। दंतव्य वर्ण कहलाता है आप लोग का कौन सा वर्ग? हाँ, दंतव्य, याद रहेगा, दंतव्य या दांतव्य जो भी। उसके बाद याद रखना प वर्ग। प वर्ग देखो आप लोग एक ही बच गए अपना, होंठ, ठीक है। बिना हम लोग होंठ को बिना एक साथ स्पर्श क्या, बिना दोनों होंठ को मिलाए बिना हम लोग नहीं बोल सकते। बोल के देखो तो फ, बिना होंठ को बिना छुआए बोल पाओगे क्या? नहीं बोल पाओगे, इसीलिए इसको होष्टव्य कहा जाता है, ठीक है। ओष्ठव्य वर्ण कहा जाता है, ओष्ठव्य व्यंजन वर्ण किसको? प वर्ग को। क्या किसके साथ से बोला जाता है इसको देखो तो? प, फ, ब, भ, म, सबको ओंठ के सहायता से बोला जा रहा है ना भाई, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ओष्ठव्य व्यंजन वर्ण भी कहा जाता है। ओष्ठव्य याद रखना, इसलिए इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ओष्ठव्य, ठीक है। ओष्ठव्य याद रखना, ओष्ठव्य, ठीक है। अब हम लोग इस प्रकार इसको जानते हैं। अब देखो पांचवें वर्ग में देखो इधर, पांचवें ये कौन सा वर्ग है? पांचवा वर्ग। ये कौन सा वर्ग है? चौथा वर्ग, ठीक है। और ये कौन सा वर्ग है? तीसरा, ठीक है, तीसरा। अब उसके बाद आ जाएगा आप लोग का पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, ठीक है ना। ये ठीक है। चलो देखो, तो अब देखो जो हमारा पांचवा वर्ण है ना, पांचवा जो वर्ग है, सभी वर्गों के जो पांचवा अक्षर है, सभी वर्गों का देखो, आपको एग्जाम में पूछ देगा ट वर्ग के चौथे वर्ण को क्या कहा, मतलब किसमें क्या है? ट वर्ग के चौथा वर्ण कौन सा है? तो बताओ, ट वर्ग के चौथा में क्या है? ढ है ना, ऐसे एग्जाम में पूछा है। फिर पूछ देगा तालव्य के तीसरे वर्ण में क्या है? तालव्य वर्ण के, तो तालव्य के तीसरे वर्ण में क्या है जी? ज, समझ रहे हो? ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है। पूछा जाता है मूर्धन्य व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? कौन से वर्ग को कहते हैं? तो मूर्धन्य ट वर्ग को कहते हैं। क्लियर है? अब देखो सभी वर्ग के पांचवें अक्षर को, पांचवें वर्ण को पंचमाक्षर या अनुनासिक व्यंजन वर्ण कहा जाता है। क्या बोला मैं? सभी वर्ग के, ठीक है, सभी वर्ग के, सभी वर्ग का मतलब क च ट त प, ठीक है। सभी वर्ग के पांचवें वर्ण, पांचवें वर्णों को पंचमाक्षर, पंचमाक्षर या अनुनासिक, अनुनासिक व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्यों अनुनासिक कहते हैं? देखो पांचों को बिना आप लोग नाक और मुंह के उपयोग से नहीं बोल पाओगे। अंगा, इया, न, म, सब आ रहे हैं ना, अण, अण, सब नाक और मुंह दोनों के साथ से बोला जा रहा है, इसलिए इसको पंचमाक्षर को क्या कहा जाता है? अनुनासिक। और अनुनासिक स्वर किसको कहते हैं? ऐसा जो कि हम मुख और नाक दोनों के साथ ऐसा बोलते हैं ना, उसको अनुनासिक स्वर वर्ण कहते हैं। उसी प्रकार व्यंजन वर्ण में हम लोग इसमें पंचमाक्षर को अनुनासिक व्यंजन वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि इसको नाक और मुंह दोनों के सहायता से बोला जाता है। क्लियर है? इस प्रकार हो गया आप लोग का स्पर्श व्यंजन कंप्लीट। स्पर्श व्यंजन के बाद क्या था दूसरा जी? अंतस्थ व्यंजन। क्या था दूसरा? अंतस्थ व्यंजन था। देखो दूसरा था आप लोग का अंतस्थ व्यंजन। तो कहाँ पर खत्म हुआ है बताओ? म पर हुआ है ना, म पर। तो आप लोग हेडिंग डालो स्पर्श के बाद दूसरा है आप लोग का अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितना है जी? 4, ठीक है। और स्पर्श व्यंजन की संख्या 25। तो देखो अंतस्थ व्यंजन किसे कहेंगे? ऐसा व्यंजन वर्ण जो कि हमारे उदर, पेट से निकल करके सीधा हम लोग ओंठ, मुंह, जीभ, इसके भी सहायता से बोलेंगे इसको भी, ठीक है। तो क्या कहेंगे? इसके हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहेंगे, जो अंत से निकल रहा है। समझ रहे हो? अंतस्थ मतलब अंदर, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसी अंतस्थ व्यंजन को हमारे साहित्यकार पाणिनि जी ने यड़ कहा है। यड़, यड़ क्यों कहा है? क्योंकि य से शुरू हुआ है, इसलिए य कहा गया है, यड़ स्वर कहा गया है। और इसी यड़ स्वर को क्या का अर्ध स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर, ठीक।
ठीक है। तो अंतस्थ व्यंजन, देखो अंतस्थ व्यंजन को हमारे साहित्यकार पाणिनि जी ने क्या कहा है जी? यड़ कहा है। यड़ क्यों कहा है? क्योंकि यह किससे शुरू हो रहा है? या से शुरू होगा। देखो कैसे में, माँ के बाद क्या आता है जी? माँ के बाद क्या आता है? या आता है ना, या, फिर या के बाद रा के बाद ला के बाद वाह आया, या से शुरू होता है, इसलिए से पाणिनि जी ने क्या कहा है? यड़ कहा है। और इसी यड़ को हम लोग क्या कहते हैं? अर्धस्वर। अर्धस्वर के भी नाम से जानते हैं जी, अर्धस्वर वाला व्यंजन वर्ण कौन है आपका? आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में अब देखो, इधर देखो, आप लोग ध्यान दो, हमारे पास कितना संख्या है अंतस्थ में? या, रा, ला, वा, यही 4 है ना भाई? या, रा, ला, वा, 4 वर्ण है। तो देखो किसको अर्धस्वर कहते हैं, किसको पार्श्व स्वर, मतलब किसको, मतलब कहना चाहिए किसको अर्धस्वर कहते हैं, किसको पार्श्व व्यंजन कहते हैं, और किसको लुंठित वर्ण कहते हैं, समझना है, ठीक। या और जो आपका वह है, वह या और वह को हम लोग बोलते हैं अर्धस्वर। क्या बोलते हैं जी? अर्धस्वर। या और वह को बोलते हैं अर्धस्वर। रा को बोलते हैं लुंठित। लुंठित मतलब मुड़ा हुआ, ठीक है जी। रारेप के मंत्र लगाते हैं ना, रारेप, रा, आर्य, कार्य, ऐसा। र को लुंठित कहते हैं, और ल को पार्श्व वर्ण कहते हैं। पार्श्व जानते हो ना, पार्श्व, समझ रहे हो? या और व को क्या कहते हैं? अर्धस्वर। उसके बाद र को लुंठित और ल को पार्श्व। क्लियर है? इसके बाद जानना है आप लोग को, देखो ये हो गया। फिर उसके बाद लिखाया था मैं उष्म। तीसरा क्या था फिर जी? उष्म या संघर्षी, ठीक है। उष्म संघर्षी की संख्या भी 4 होता है, इसको बताऊंगा बाद में। स, श, श, ह। फिर इसके बाद आप 2 द्विगुण पढ़े थे। द्विगुण में आप लोग याद हैं, जो ट वर्ग के ड और ढ है, तीसरा और चौथे में बिंदु लगा देने से बन जाता है ढ, ढा, ढी, ढ़ा। इसको द्विगुण कहते हैं। द्विगुण को उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, इसको बताऊंगा। लास्ट में आप लोग का बच गया संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या है 4, ठीक है, जो कि आक्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ये कौन कौन से मिलकर बना है और कैसे इसका परिभाषित किया जाता है, सबको मैं अगली क्लास में आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।